आज हम लोग दिल्ली में जो है 26 अलीपुर रोड पे हैं और अम्बेडकर भवन है, जहाँ पे राजेंद्र पाल गौतम जी ने आह्वान किया था। उनके घर से यहाँ तक जो है जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा निकाली गई थी और हमारे साथ सत्यप्रकाश गौतम जी हैं, जो इस प्रकरण में राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ शुरू से साथ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पहाड़गंज के थाने में जाना हो, चाहे अन्य प्रकरण पे वो रहे हैं। सर, आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में लोग पहुँचे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी के आह्वान पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भारी संख्या में लोग नहीं हैं आज वर्किंग डे है, हर बंदा जो काम कर रहा है और अधिकतर लोगों को मैसेज नहीं पहुंचा। भारी संख्या में लोग अगर यहाँ पहुँचते तो दिल्ली का हर कोना जाम हो जाता। दिल्ली के अंदर लगभग 22 से 25 लाख जो लोग हैं वो पहुँचते, परंतु 22 लाख लोग नहीं पहुँचे, लेकिन जितने भी पहुँचे वो एक मैसेज देने के लिए काफ़ी हैं। और वो सभी इसलिए पहुँचे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर इन्होंने उंगली उठाई और उन्हें ये पता नहीं कि ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, तो इस वजह से सभी लोग यहाँ पर आए। सर, एक तरफ तो भाजपा के जो है प्रवक्ता और नेता जो है प्रवेश वर्मा, जो कि खुलेआम जो है धार्मिक उन्माद के भाषण देते हैं मुस्लिमों के खिलाफ तथा अन्य लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ एक मंत्री पद पे राजेंद्र पाल गौतम जी है, सामाजिक कल्याण मंत्री, और बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं दोहराने पर उनको जो है थाने में बुलाया जाता। क्या देखिए, ये थाने में बुलाने का प्रकरण नहीं था, ये प्रकरण था कि जो आदेश ऊपर से उन्हें मिला है उस आदेश को इन्हों पालन करना था। इन्हें डराना था कि बाबा साहब की अगर बात करोगे, कल ये कहने लगे कि आप संविधान को नहीं मानोगे तो ऐसा तो नहीं होगा। लिखा बाबा साहब ने है, कल वो कहने लगे बुद्ध को नहीं मानोगे तो हम तो मानेंगे। और अगर आज ये कह रहे हैं कि 22 प्रतिज्ञाएं नहीं मानोगे, 22 प्रतिज्ञाएं हम मान रहे थे, मान रहे हैं और मानते रहेंगे। सर, इसको आप लीगल दृष्टि पे, क्योंकि आप एक अभिवक्ता भी हैं, आप कैसे बताना चाहेंगे ताकि अन्य लोग भी जो अगर वो कभी इन प्रतिज्ञाओं को दोहराएं, बुद्ध धर्म की बात करें, तो कैसे जो है अपना बचाव कर सके? देखिए, एक लॉ का एक डिसीजन है और वो मैं बता देता हूँ, फेथ ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए फेथ ऑफ एंटायर कम्युनिटी। ओके, इफ आई एम बिलीविंग इन सम गॉड और गॉडेस, इट कैन नॉट बी ट्रीट दैट यू विल बिलीव ऑन दैट। ओके, इस भारत के अंदर 33 करोड़ देवी देवता, 27 भगवान और 9 अवतार हैं। मेरा मन है मैं उन 33 करोड़ देवी देवता, 27 भगवान और 9 अवतारों को नहीं मानूंगा। तो इससे आपकी अगर धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो ये जो भारत के 125 करोड़ लोगों की भावनाएं नहीं हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ लोगों की भावनाएं होंगी तो उसके बाद, मतलब किसी भी तरीके से या किसी धर्म का जो अपमान की बात नहीं है जिस तरीके से भाजपा प्रमोट कर रही है। नहीं, देखिए, किसी धर्म को ना मानना और किसी को अपमान करना दोनों अलग चीज़ें। मेरा विश्वास है, मैं कह रहा हूँ कि मैं मोहम्मद साहब को नहीं मानूंगा, मैं इस्लाम को नहीं मानूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत है। इससे अगर मुस्लिमों की भावनाएं आहत होती हैं तो हर मुस्लिम जो आपके खिलाफ FIR दर्ज कराएगा। अगर आज मैं कहता हूं कि यीशु मसीह को मैं नहीं मानता क्योंकि मैं बुद्धिस्ट हूं, इससे अगर यीशु मसीह जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, तो वो इस प्रकार तो हिंदुओं के खिलाफ भी आप ये कहते हो कि मैं बुद्ध को नहीं मानूंगा। तो अगर आप बुद्ध को नहीं मानेंगे तो हमारी भी तो धार्मिक भावना आहत हो रही है। आपकी भावनाएं, हमारी भावनाएं कुछ भी नहीं। तो अगर आप ये कहते हैं कि हम बुद्ध को नहीं मानेंगे तो उससे जो है हमारी भी धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत, क्योंकि संविधान अगर कोई नास्तिक है, किसी भी धर्म को नहीं मानता, उसके लिए भी जो है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेकुलर है, वो पंथ निरपेक्ष है, वो किसी को भी ना तो प्रमोट करेगा ना ही डिग्रेड करेगा। हम किसी भी धर्म को गाली नहीं दे रहे हैं, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं और हम जो है किसी को भी मान सकते हैं। ये हमें जो है संविधान हमें जो परमिशन दे। आगे सर, इस मसले पे आप थाने में गए थे, आगे क्या इस मुद्दे पे हो सकता है? जिस तरीके से गौतम साहब को बुलाया गया था, आगे कुछ और इसमें लीगल बातें बनती हैं? देखिए, हाँ, लीगल जब अगर पुलिस वाले कुछ करेंगे, अब हम भाई अपनी पॉलिसीज हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो जब वो करेंगे तब उनको उचित समय पर कानूनी रूप से जवाब दिया। फिलहाल अभी ये मुद्दा खत्म है? नहीं, खत्म नहीं है, मुद्दा ज्वलंत है और आज के बाद में दोबारा हो। अगर भाजपा और आप आम आदमी पार्टी जो एक तरफ जो है बुद्ध के और अंबेडकर साहब के जो है वो फोटो इस्तेमाल करती है, चाहे चुनावी रैलियां हो, हर जगह इस्तेमाल करती है, उनकी विचारधारा लेकिन बिल्कुल स्वीकार नहीं करती, इस पे क्या कहें? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक ही पार्टी के सिक्के हैं, दोनों ही एक पार्टी के मानने वाले हैं, दोनों ही आरक्षण विरोधी हैं, दोनों ही शेड्यूल कास्ट विरोधी हैं, दोनों ही बाबा साहब विरोधी हैं और दोनों ही अनुसूचित जाति के विरोधी हैं। और ये दोनों जो लोग हैं दिखावे के लिए सिर्फ वोट लेते हैं। इससे पहले इन्होंने जो पुराने मंत्री थे संदीप जी को भी इस प्रकार का आरोप लगाकर इन्होंने निकाल दिया था और वर्तमान में जो है राजेंद्र पाल गौतम जी को भी निकाल। लेकिन सर, राजेंद्र पाल गौतम जी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ भी कहने से बचते नजर आते हैं। उनको कहीं ना कहीं किस बात का डर है? क्या गुजरात में? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, सामाजिक फैसला नहीं है। समाज का फैसला तो ये है कि आप जो है विधायकी से भी इस्तीफा दीजिए, तब समाज आपके पीछे चलेगा। क्योंकि उनको शायद ये डर होगा कि कहीं ना कहीं गुजरात में जो है भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। देखिए, हमें गुजरात से क्या लेना,
मेरे घर में आग लगी हो और पड़ोसियों के घर में आग लगी हो तो पहले तो मैं अपने घर में आग भिजाऊंगा ना। अगर यहाँ तो दिल्ली के अंदर आपने हाहाकार मचा रखी है, हमें गुजरात से क्या लेना। पहले हम बाबा साहब देखिए, अगर गुजरात में सरकार बचानी है और 22 प्रतिज्ञाएं बचानी है तो हम जो है 22 प्रतिज्ञाओं को बचाएंगे। गुजरात में सरकार चाहे भाजपा बनाए चाहे हम आम आदमी पार्टी बनाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर बाबा साहब को आप उंगली उठाओगे और 22 प्रतिज्ञाओं पे उंगली उठाओगे तो जहां उठाओगे वहां आपको जवाब दिया जाएगा। तो आज हम यहाँ जो खड़े हैं आपको जवाब देने। सर एक आखिरी सवाल मेरा होगा, दिल्ली में बहुत भारी संख्या में SC ST OBC वर्ग के लोग रहते हैं जी। इतनी भारी संख्या में जनता जब हो दिल्ली में और आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि उसने कुछ शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किए हैं, तो लोग दुविधा में हैं कि क्या करें, केजरीवाल को किस तरीके से। देखिए, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस सवाल को मुझसे करोगे कि शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में आप मुझे बता सकते हैं क्या काम किया? जिस तरीके से स्कूलों का नहीं, स्कूलों का नवीकरण आप उत्तर प्रदेश में गए हैं? कभी महामाया इंटर कॉलेज देखे हैं? क्या आपने PCS कॉलेज देखे हैं? कभी आपने वहाँ के स्कूल देखे हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा व्यवस्था का। और दूसरी बात, दिल्ली के अंदर जो शेड्यूल कास्ट के बच्चों की जो स्कॉलरशिप है वो 2 लाख रुपए तक है, OBC और ST की 5 लाख रुपए तक है। दिल्ली के 2/3 स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाई जाती। दिल्ली के 2/3 स्कूलों के अंदर जो है मैथ नहीं पढ़ाई जाती। अगर आप MDM को शिक्षा का, अगर आप बच्चों को खाना खिलाने को अगर आप कह रहे हो कि शिक्षा के अंदर तरक्की की है तो हमें ऐसा खाना नहीं चाहिए। हमें अपनी नस्लों को गुलाम नहीं बनाना, हमें अपनी नस्लों को हुक्मरान बनाना है। हम भूखे पेट रह के भी पढ़ेंगे जैसे बाबा साहब पढ़े और हमारे सभी लोग पढ़े। सर एक अहम सवाल मेरा, अभी 8 दिन पहले घटना हुई थी, 8-10 दिन पहले दलित परिवार के कुछ लोग जो है मैनुअल स्क्वेंजिंग करते हुए सीवर में उतरे थे और 4 लोगों की मौत हो गई थी। फरीदाबाद की ये घटना है और वो दिल्ली के रहने वाले हैं। लेकिन ये मुद्दा कहीं भी जो देश में है मुद्दा नहीं बन पाया। किसी भी सरकार ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे किसी भी ने भी, उसको मीडिया ने भी दिखाने का काम नहीं किया। आज भी 21वीं शताब्दी में मैनुअल स्क्वेंजिंग से मौत हो रही है लोगों की। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो सवाल आपने एक टेक्निकल सवाल पूछा है, इसका मैं टेक्निकल जवाब दे देता हूँ कि दिल्ली के अंदर MCD के अंदर बहुसंख्यक शेड्यूल कास्ट लोग काम करते हैं। पूरी दिल्ली की MCD को इन्होंने प्राइवेट कर दिया। दूसरी बात, कोरोना के अंदर हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के कई लोग मरे, एक को भी इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, जबकि ये डॉक्टरों को और पुलिस को इन्होंने 1 करोड़ रुपए दिया। उसके अलावा सीवर में जो मौत होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे इन्हें रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्ट ना जाए, इस वजह से हर मुद्दे को वहीं दबा देते हैं। तीसरी बात, जब आप इस बारे में बात करते हो तो इस सबसे बुरी जो दिल्ली के अंदर जो अगर कोई सबसे बेकार सर्विस है तो MCD की सर्विस है, क्योंकि वहाँ जो MCD के लोगों को 3-3 महीने 6-6 महीने 1-1 साल तक जो है सैलरी नहीं मिलती, उन्हें उपकरण नहीं मिलते, उन्हें ग्लव्स नहीं मिलते, उन्हें कपड़े नहीं मिलते। और ये सभी काम है वो जो दिल्ली सरकार है वो केंद्र की मदद से और शहर पे और उनके डाक सर पे करती है। क्योंकि सर ये जो कानून इसके खिलाफ बनाया गया है, 1993 में मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट आया, 2013 में भी आया, लेकिन आज भी जो है हाथ से मैला ढोने का जो एक कार्यक्रम चल रहा है और हमारे समाज के लोग कमजोर हैं सर, उनके पास विकल्प नहीं। देखिए, आप जो इस टेक्निकल सवाल को पूछ रहे हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग का, ये लॉ भी इस वजह से आया क्योंकि UNO ने देखा कि पूरी दुनिया में भारत की स्थिति बहुत बुरी है और आज भी जो मैला ढोना, सर पे मैला ढोना इंटरनेशनल लेवल पे तो प्रोहिबिटेड हो गया है, परंतु मैं आपको दिल्ली के अंदर भी ये दिखा सकता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिखा सकता हूँ और तो और भारत का आप जिस भी स्टेट में जाओगे वहाँ होगा। क्योंकि सरकार जो ये मैला उठवा रही है वो हमारा मनोबल तोड़ने के लिए उठा रही है। सरकार के पास मशीनें हैं, सरकार के पास इक्विपमेंट है। सरकार जब सब्सिडी फ्री बस के लिए दे सकती है, पानी के लिए दे सकती है, तो क्या कारण है शेड्यूल कास्ट के लिए वो MCD के लिए वो नहीं दे सकती? पर वो ऐसा नहीं देगी क्योंकि जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो है उसका जो पैसा है वो सभी सरकार अपने अय्याशियों के लिए और अपनी वोट के लिए इस्तेमाल करती है। आखिरी में सर युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, देश भर में के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने अधिकारों के लिए और वंचित समाज को तमाम प्रताड़नाओं से बचने के लिए अब आगे क्या करना है? देखिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमारा कोई भी मैसेज बाबा साहब के मैसेज से बड़ा नहीं हो सकता। बाबा साहब को पढ़ो, उनके सिद्धांतों को पढ़ो, एक पार्टी, एक नेता और एक विजन की बात करो, तो हमें जो है और हमें इस भारत के अंदर जो है सत्ता की चाबी हमें लेनी है, हमें हुक्मरान बनना है, साहब का श्री राम के सपनों का भारत बना। लेकिन सर तमाम पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों में बटे हुए हैं, कैसे? क्योंकि बहुमत नहीं मिल पा रहा है हम पिछले कुछ सालों से। देखिए, राजनीतिक रूप से हम सक्सेस हो ना हो, परंतु हमें सामाजिक आंदोलन में पीछे नहीं होना और हमें सामाजिक आंदोलन भी बढ़ चढ़ के हमें रहना। हमें युवाओं को
सिर्फ शिक्षा के नाम पे अलग नहीं करना। उस युवाओं का उतना ही योगदान इस भारत में है जितना कि भविष्य को बनाने के लिए होगा। तो हर युवा को राजनीति में सक्रिय रूप से अपना योगदान देना होगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये सत्य प्रकाश गौतम जी थे जो शुरू से ही इस प्रकरण में बने हुए थे। जिस प्रकार से राजेंद्र पाल गौतम जी को पहले 22 प्रतिज्ञाओं को लेने के ऊपर विवाद बनाया गया, और चाहे वो थाने में जाने की बात हो, चाहे इस मसले को जो है कानूनी तरीके से देखने की बात हो, ये सत्य प्रकाश गौतम जी देख रहे थे। और हमने उनसे बात करी और तमाम पहलुओं पर चर्चा की, और उनका सीधे तौर पे कहना है कि अभी समाज को जो है जागरूक होना पड़ेगा। जो जाति उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं समाज में और जाति भेदभाव है, उसके खिलाफ जो है एक साथ एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा के हों, लेकिन जब बात इन मुद्दों की आती है तो साथ खड़ा होना पड़ेगा। और एक शुरुआत की गई है असमानता और गैर बराबरी पे जो ये समाज आज बना हुआ है, उसको बराबरी और समानता आधारित समाज जो है बनाया जा सके। मैं हूँ सत्येंद्र कुमार, 26 अलीपुर रोड। आप देख रहे थे जन निर्माण भारत। शुक्रिया।